हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। अगली चीज पढ़ते हैं एपैक। एपैक का सिंबल है ये, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज अ रीजनल फोरम, ये एक रीजनल फोरम है। 21 पैसिफिक रिम मेंबर इकोनॉमीज, जिसका एम क्या है? बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव, सिक्योर ग्रोथ बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। है कि नहीं? 21 मेंबर हैं, तो मेंबर कौन से हैं? तो मैंने मैप डाला है, देखो सारे एपेक के मेंबर्स हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग। इंडिया नहीं है, ये याद रखना। इसमें एशिया पैसिफिक है ना, तो एशिया और पैसिफिक, तो पैसिफिक ओशन ये है, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन शायद प्रशांत महासागर को ही बोलते हैं ना। बस ये चिली है, खा जाओ इसको। ये न्यूजीलैंड हो गया, ये पपुआ न्यू गिनी, ये सब है इसके। एक काम करते हैं, एक बार देख भी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, ताइवान है, हांगकांग, चाइना, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू। पेरू भी लेके आए हैं। पेरू किसको बोलते हैं? अमरूद होता है ना, उसको पेरू बोलते हैं। रशिया और वियतनाम, तो ये सब इसके मेंबर्स हैं। मैप में देख लेना, बार बार बारंबार, मल्टीपल टाइम्स मैप को देखोगे ज्यादा याद होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि सर करवाए जा रहे हो, आप तो करवाए जा रहे हो, रटने वाली चीजें। मैंने कहा क्या बात, करना तो पड़ेगा ना यार, कुछ भी पूछ सकती है यूपीएससी। देखो यूपीएससी की टायरिंग चीज भी यही है। यूपीएससी टायरिंग तैयारी इसीलिए है कि ये सब आता है उसमें। These countries collectively account for nearly 50% of the world's trade and 57% of GDP। तो इम्पोर्टेंट हो गया ये। तीन ऑफिशियल ऑब्जर्वर्स हैं, आसियान, द पैसिफिक आइलैंड फोरम और पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया इज नॉट इन द ग्रुपिंग एंड हैज अप्लाइड फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए तो अप्लाई कर ही देते हैं हम, जब आएंगे तब देख ली जाएगी। बड़ी अच्छी बात। इट वॉज एस्टैब्लिश ड्यू टू ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग एशिया पैसिफिक रीजन, इंक्रीजिंग रीजनल ट्रेड ब्लॉक, टू डिफ्यूज ग्रोइंग पावर ऑफ चाइना, सॉरी जापान, establishing agriculture product and raw material beyond Europe। इसलिए इसको बनाया गया था। द क्राइटेरियन फॉर मेंबरशिप इज द मेंबर इज अ सेपरेट इकोनॉमी। इकोनॉमी सेपरेट होनी चाहिए, रादर देन अ स्टेट, दैट रिजल्ट इन इट्स इंक्लूजन ऑफ ताइवान। है कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। क्यों ताइवान, क्यों? देखो एक बात देखना, ताइवान वाला इशू आपको अगर पता है तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर हल्की सी बता दूंगा मैं आपको। हुआ क्या था, ये जो ताइवान है ना, यहाँ पे ताइवान और चाइना एक ही है, लेकिन पहले एक ही टेरिटरी हुआ करती। तो जो डेमोक्रेसी वाले थे ना, वो यहाँ पर ताइवान आके बस गए। चाइना क्या बोलता है, ये तो ताइवान हमारी टेरिटरी है, और तो वो इसको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जहां जहां पर जो जो कंट्रीज ताइवान को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं और अपनी अपनी एम्बेसी बनाते हैं ताइवान में, तो उनसे चाइना संबंध खराब कर लेता है, क्योंकि के हिसाब से तो ताइवान उन्हीं का टेरिटरी है। तो यहाँ पर ताइवान को मेंबरशिप दे दी इन्होंने। क्यों दे दी? कि भाई एक फंक्शनल इकोनॉमी होनी चाहिए, सेपरेट इकोनॉमी। स्टेट मानो चाहे मत मानो। तो देखो इन्होंने क्या किया, चालाकी खेल ली। तो बोले हम इसको स्टेट तो मान ही नहीं रहे, हम तो इसको इकोनॉमी मान रहे हैं। तो चाइना क्या हड़पाऊ नीति तो चली रही है ना, साउथ चाइना सी के अंदर भी पारासाइल आइलैंड वगैरह इनको खा पी के बैठा है। तो ये सब उसका एटीट्यूड है ही। और आपको अगर मौका मिला ना, तो चाइना और ताइवान का इशू क्या है यूट्यूब पे देखना। यहाँ पे तो समझा नहीं पाऊंगा मैं पूरा कि कैसे कैसे 1949 में झगड़ा हुआ था, फिर बाद में कम्युनिस्ट वहीं रह गए थे। एक है प्रॉपर सिनेरियो, तो इनका झगड़ा आपको बढ़िया से समझ में आएगा, उसको देख लेना, फिर आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपटा पढ़ते हैं अपन। आपटा और देख लो,
इसको पहले बैंकॉक एग्रीमेंट भी बोलते थे। 1975 में साइन किया गया एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, बड़ी अच्छी बात। ये इट इज एन इनोवेशन ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड साउथ पैसिफिक। तो यूएन ने करवाया है आपटा। मेंबर कंट्री कौन से हैं आपटा के, जिसको बैंकॉक एग्रीमेंट भी बोलते हैं? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, लाओस, मंगोलिया और श्रीलंका। यार सब लोग बोल रहे होंगे कि सर इतने सारे तो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना रखे हैं, फिर भी कॉपरेशन नहीं है। तो मगर साहब नहीं है, क्या करें। मंगोलिया इसका 7th मेंबर है ना, तो 7 मेंबर हो गए, तो आपटा वाले मेंबर्स हो गए सारे, है ना, बड़ी अच्छी बात। इट इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। आपको इस लेक्चर मतलब 6.1 में ही मैंने शुरुआत में बता दिया था कि कुछ कुछ ऐसी टर्म्स आती रहेंगी। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये है कि भाई किसी के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार करना, किसी को थोड़ा ज्यादा फायदा देना और किसी को थोड़ा सा कम देना, तो हो जाएगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। under which the basket of items as well as extent of tariff concessions are enlarged during the trade negotiation rounds। बड़ी अच्छी बात। आगे, आपटा इज द ओनली ऑपरेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट लिंक ऑफ चाइना एंड इंडिया। यार ये याद रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड इंडिया और पाकिस्तान की एक ही संधि है, एक ही ट्रेड एग्रीमेंट है आपटा, वरना क्या है, डायलॉग ही नहीं है, दोनों दुश्मन बैठे हैं, है ना, दोनों ऐसे करने पे लगे हुए हैं। चाइना इंडिया को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ना, ट्रेड को लेके लड़ते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात। आगे देख लेते हैं। आगे तो खाली पेज है, तो पन्ना खाली है। और आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिक्स, ये है मिस्टर मित्रों, अपने मोदी जी हैं, ये पी जिनपिंग हैं, ये ब्राजील वाले हैं, साउथ अफ्रीका वाले हैं, और ये हैं पुतिन साहब। कह रहे साहब टेररिस्टों का क्या होगा, टेररिस्टों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उसका फैसला करेगा भगवान, लेकिन टेररिस्ट को भगवान तक पहुंचाने का काम है मेरा। ऐसा मीम्स बन के आते रहते हैं, ऐसा एटीट्यूड दिखाया जाता है। तो ब्रिक्स इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ग्रुप है, 5 कंट्री आते हैं इसमें। तो बी फॉर ब्राजील, तो कल से बी फॉर बॉल मत बोलना। आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। मैंने क्यों बताया, आपको सबको पता होंगे, मेरे को पता नहीं, लिखने की मन कर रही थी, हल्की सी चुल हो रखी थी, तो मैंने इसको लिख दिया। इसलिए लिखा है कि जस्ट एक बार में याद हो जाए सारा। ब्रिक्स कंट्रीज हो गए, इनके मैप्स हैं, बड़ी अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। 5 कंट्री ने मिलकर बनाया है, एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये सारी, ये सब G20 के मेंबर्स हैं ये, और दुनिया की 40% पॉपुलेशन और 22% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा रखते हैं। तो देखो गरीब लोग हैं तभी इमर्जिंग है, मतलब 22% पैसा है और 40% पॉपुलेशन, तो मतलब बाकी जो बच गए ना इसके अलावा वो हो गए 60% तो पॉपुलेशन और 78% पैसा। और यही चीज अगर यूरोप पे चली जाए तो उनके तो मजे ही हो जाते हैं, है कि नहीं। अच्छी बात। 2009 से ब्रिक्स नेशन एनुअली मिलते हैं, फॉर्मल समिट करते हैं, चाय समोसे खाते हैं। 11th जो समिट हुआ था वो नवंबर 2019 में जोहानसबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका। बड़ी अच्छी बात। आगे देख लेते हैं। इट हैज प्रोड्यूस्ड जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन विच मेंशन अबाउट लूमिंग ट्रेड वार्स, लूम करना है ट्रेड वार्स को, अमंग मेजर पावर्स एंड कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरल ट्रेड बेस्ड WTO। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे और WTO की ट्रीटीज भी पढ़ोगे, है ना, और उसकी अलग अलग सब्सिडीज के जो झगड़े चल रहे हैं वो भी देखोगे, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिलती है। तो इन्होंने बोला है कि WTO पे ट्रांसपेरेंसी आए, उसके लिए हम साथ बैठकर बात करते हैं, ऐसा इनका मानना है। इंटरनेशनल टेररिज्म भी खत्म होना चाहिए, ऐसा भी इनको मानना है, और इसको इन्होंने डिस्कस भी किया था। और क्या किया, BRICS leaders will soon commence full operationalization of BRICS partnership on new industrial revolution। पार्टनीर, और पार्टनीर क्या करेगा, कोऑपरेशन को डीपन करेगा, किसमें, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं, इन सब चीजों में आके काम करेगा। आगे देखो। It aims to maximize the opportunities and address challenging
अराइजिंग फ्रॉम द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखो सारी बात सही है। इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया चौथा वाला। लेकिन इसके रिपरकेशंस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। हर चीज़ क्या है, सही और गलत पहलू लेके आती है। जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल, कल रात का, यूजुअली मैं हर रात को क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता हूँ। तो कितना बढ़िया आईटी इनेबल्ड सब कुछ हो गया, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जस्ट मैसेज किया खाना आ गया। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं, तो डेली इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो उसको ठिकाने भी तो लगाना है ना यार। तो ये चैलेंजेस ही है ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। इतनी सब सुविधा तो मिल गई, अब जस्ट बोला आ गई ओला, आ गई, मैंने बोला आ गई ओला, मैं चले गया। लेकिन इतने सारे व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं और वो सब का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इनको मैनेज कैसे करोगे यार? डंप, एक तरह से डंप यार्ड ही तो बना रहे हैं ना अर्थ को। तो इनके चैलेंजेस को भी डिस्कस करना है, वो भी इसके अंदर आया गया। और एक ब्रिक्स प्लस करके भी एक फॉर्मेट आया है। जियामिन में लास्ट ईयर एक समिट हुआ था, तो उसमें ब्रिक्स प्लस वाली बात आई थी। इसमें क्या होगा कि और कंट्रीज को और रीजन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे बात करने के लिए, करना भी चाहिए, कोऑपरेशन ही बढ़ेगा। देखो जितने डिफरेंसेस, जितना ज्यादा डिस्कशन होएगा ना, टू वे डिस्कशन होएगा, कोऑपरेशन उतना ही बढ़ेगा। साउथ अफ्रीका एमुलेटेड इट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 नेम्स ऑफ इट्स चॉइस। बोल दिया भाई मेरे तो 5 भाईले आएंगे, 5 मित्र आएंगे। एक तो अर्जेंटीना, एक जमैका, एक आएगा टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट। इंडिया और ब्रिक्स का क्या हिसाब किताब है? इंडिया ने रिसेंटली एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया है फॉर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कोऑपरेशन ऑफ सोशल एंड लेबर स्फेयर, कि भाई हम लेबर और सोशल स्फेयर में हेल्प करेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एक सेकेंड। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? वो साइन करते हैं ना कि हाँ इस पर अपन काम करेंगे। अच्छा, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो होता है पूर्व व्यापी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। जैसे मान लो 2017 के अंदर हमने एग्रीमेंट साइन किया और ऐसे बोला कि 2012 से ही लागू हो जाएगा ये, तो हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो, है ना? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा वो सारा। बड़ी अच्छी बात। द MOU provides a mechanism for cooperation, collaboration, maximum synergy with the common objective of inclusive growth, shared prosperity in the new industrial revolution। बोल बच्चे ने कर लिया इसको भी। देखो सारी रटने वाली चीजें रटते जा रहे हैं, रटते भी क्या है, समझ समझ के करते जा रहे हैं, काम अपना जम जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिक्स वाले कंट्रीज ये सारे हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट बिमस्टेक भी देख लेते हैं। बिमस्टेक भी देख लेते हैं। देखो मेरे को कभी भी है ना बिमस्टेक का नाम पूरा याद ही नहीं होता, तो मैं इसको याद भी नहीं करता, मैं तो कंट्रीज ही देख लेता हूँ। तो एक तो है इंडिया, एक है श्रीलंका, फिर आया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग मिलके आ गए, बना गए बिमस्टेक। बड़ी अच्छी बात। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टेक, है कि नहीं? 1997 में एक पिक्चर में आया था, बीइंग में आया था, केम इनटू बीइंग थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन में क्या बना था? आफ्टा भी बना था ना। बड़ी अच्छी बात। ये सारे कंट्रीज भी हो गए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हार्नेस ग्रोथ थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज of common interest by mitigating the onslaught of globalization by utilizing regional resources and geographical advantages। सहयोग। काठमांडू डिक्लेरेशन रिसेंट समिट में रिलीज की गई। बड़ी अच्छी बात। जैसे कि सब बोलते हैं, हम भी समझते हैं, इसने फिर बोला कि टेररिज्म इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को ग्रेट थ्रेट है। और साथ में एक MOU भी साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
क्या बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एनर्जी का, बिजली का ट्रांसफर हो जाएगा आराम से। इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूजिंग एनर्जी रिसोर्सेज इन रीजन एंड प्रोमोटिंग एफिशिएंट पावर सिस्टम। ऑब्वियसली पावर सिस्टम तो सुधरेगा, इसी के लिए ये ग्रिड का इंटरकनेक्शन हुआ है। आगे देख लेते हैं, बोल बच्चन है ये वाला, और देखते हैं इसमें साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका एम क्या है? इसका एम है रीजनल प्रोस्पेरिटी लाना। देखो सारी बातें तो अच्छी अच्छी ही करेंगे। साउथ एशिया के सब रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, रोजगार की समस्या, एक बेटर क्वालिटी बिल्ड करेंगे ऑफ लाइफ थ्रू अ प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप। बड़ी अच्छी बात। इससे क्या होगा? इंटर रीजनल ट्रेड बूस्ट होएगी, कोऑपरेशन होगा साउथ एशिया में, while also developing connectivity and trade with Southeast Asia through Myanmar, People Republic of China and the global market। ये उसका एम हो गया। देश कौन से आए इसमें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, ये कंट्रीज इसके हो गए। आगे, as of 2018 SAEC countries have implemented 50 regional project worth rupees 11 billion। तो यार पैसा तो काफी लगा दिया है इन्होंने। सब किस में लगाया? एनर्जी सेक्टर में लगाया, इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड फैसिलिटेशन में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसको सर्व कौन करता है? इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एज अ सेक्रेटरीट इसका काम करता है, और उसका सेक्रेटरी कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे हो गया? मनीला फिलीपींस में। बड़ी अच्छी बात। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन BBIN। तो देखो इस तरह से है ना, थोड़ा सा जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो ये इसका सेक्रेटरीट बनाएगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। तो थोड़ा लॉजिक लगा लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सर दिया ही हुआ नहीं था, हमें तो पढ़ाया ही नहीं था। तो ऐसे करके भी, घपशन करके भी यूपीएससी पूछ लेती है कि नहीं? आगे देखते हैं नेक्स्ट, BBIN पढ़ते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल इनिशिएटिव, BBIN बड़ी अच्छी चीज है। 1996 के अंदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया ने एक फॉर्म किया था साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल। मतलब क्वाड्रेंगल का मतलब चार जुड़ गए ना, तो क्वाड हो गया। बड़ी अच्छी बात। तो और देखो क्वाड्रेंगल ही तो है, इंडिया यहाँ पे हो गया, नेपाल यहाँ पे हो गया, भूटान यहाँ पे और बांग्लादेश यहाँ पे, तो क्वाड्रेंगल हो गया। ऐसा इन्होंने बना लिया। एक क्वाड्रेंगल, एक तो बूस्ट करना था एनर्जी और पावर को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। बड़ी अच्छी बात। एशियन डेवलपमेंट को बोला कि असिस्ट करो हमें, बड़ी अच्छी बात, कर देंगे। द एडिशन ऑफ मालदीव एंड श्रीलंका टू दिस ग्रुप लीड टू क्रिएशन ऑफ SASEC प्रोग्राम, लिविंग द 4 पार्टी आइडियल। तो 2 और आ गए इसमें साथ में, तो उसका नेचर खत्म हो गया। लेकिन 2014 में सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट फेल हुआ। क्यों? पाकिस्तान BBIN इनिशिएटिव was formulated to push the agenda। एक सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ये था कि भाई सब कंट्री एक दूसरे में आ जा सकेंगे, उस तरह से करके हिसाब किताब बना लेंगे। तो पाकिस्तान ने अटकाया रोड़ा। अभी सार्क भी पढ़ेंगे, सार्क क्या होता है। तो पाकिस्तान ने अटकाया रोड़ा, तो इंडिया ने देखा कि ये पाकिस्तान तो अपनी एसटीसी करवा लेगा, तो अपन क्या करते हैं, अपन ही करके एक कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बोले हम ही मिलकर रोड बना लेंगे, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अपना ही कर लेंगे अपन। तो BBIN कर दिया इन्होंने, 4 कंट्री मिलकर अपना कर लेते हैं, भाड़ में जाए पाकिस्तान। इस तरह से भैया कोई रोड़ा ही अटकाएगा तो अटकाएगा ही ना। तो चलो ठीक है, BBIN फिर पिक्चर में आ गया। अब लैंडमार्क BBIN मोटर एग्रीमेंट साइन हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सारे मिलके आए 2015 में और कर दिया साइन। अब क्या होगा, इट अलाउ सीमलेस मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो व्हीकल्स अमंग द 4 कंट्रीज। पाकिस्तान भी आ जाता तो व्यापार वगैरह बढ़ता। देखो उनको धंधा तो बढ़ाना नहीं है, लड़ाई करनी है तो वो करते ही रहेंगे। चलो ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल हैव एग्रीड ऑन ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट इन सब रीजन अंडर MVA। भूटान ने इसको अभी रेटिफाई नहीं किया है। क्यों? डिमांडिंग अ कैप ऑन व्हीकल एंट्री इट्स टेरिटरी फॉर सम टाइम। बोले कि थोड़े दिन रुको, मेरे को अभी कैप लगाना है।
मेरे टेरिटरी में। देखो भूटान क्या है, शांत रहता है एकदम। भूटान में है ना इस तरह का हिसाब किताब ज्यादा देखने को भी नहीं मिलता, हु हल्लड़। तो सीधा कंट्री है, अच्छा कंट्री है। 3 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, हैव एनीवे अग्रीड टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमवीए अमंग देम। भूटान को निकाल दो तो 3 बचे ना। आगे देख लेते हैं, सार्क पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कौन? एक तो अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया के ग्रुप के लिए। ये इसका सिंबल बना हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल यूनियन है ऑफ नेशनल्स नेशंस ऑफ साउथ एशिया, मतलब जियो पॉलिटिकल है ना, बिल्कुल। मेंबर्स अपन ने देख लिए। इसका सेक्रेटरीट पड़ता है काठमांडू के अंदर। अब देखो, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च भी किया गया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, बड़ी अच्छी बात। और सार्क के अंदर जो ऑब्जर्वर स्टेटस वाले कंट्रीज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारी चीजें कॉमनली शेयर करता है। ये सारे कल्चर्स शेयर करता है, तो उनका एक कुछ बनना चाहिए ना हिसाब किताब। तो उनका एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है। देखो ये सारे कंट्रीज कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से हिस्ट्री के अंदर कनेक्टेड रहे हैं, तो ये उनका एक रीजनल ग्रुप बना हुआ है, होना भी चाहिए। फिर 2016 के अंदर पाकिस्तान ने इसका समिट ऑर्गेनाइज करा था, लेकिन इंडिया नहीं गया। क्यों? इंडिया का हमेशा ये रहता है कि भाई आप एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और टेररिज्म आपके यहाँ से ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो वो चीज गलत है। तो सार्क जो हो रहा है इस हिसाब किताब, तो सार्क का हिसाब किताब बढ़िया चल नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वाला इशू हमेशा बार बार में आता है और इंडिया उस पर सैंक्शन लगाता है, तो कुछ काम भी होता है ना। तो सार्क माइनस पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट आजकल आ चुका है। क्या? सार्क तो डील करेंगे लेकिन उसमें से पाकिस्तान हटा दो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने सार्क कंट्रीज के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो उसकी सर्विस किस किस को दी? सार्क कंट्रीज को सभी को दी, बस पाकिस्तान नहीं। तो सार्क माइनस पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में सार्क के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो सब मिलके बैठ के उन्होंने बात की थी। अच्छा, एक स्वैप करेंसी एग्रीमेंट है सार्क मेंबर्स का, वो कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2012 में। मतलब आपकी करेंसी हमको दो, हम आपको अपनी करेंसी देंगे, है ना, तो स्वैप कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात। द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट और टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि बीओपी का क्राइसिस कवर करना था और इसी को सहयोग बोलते हैं, तो इसके लिए ये चीज की गई थी, लाइन ऑफ फंडिंग। एक क्या बोलते हैं, इन कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करवाया गया था। आगे चलते हैं। अंडर द एग्रीमेंट आरबीआई ऑफर्स स्वैप ऑफ वेरिंग sizes of US dollars, euro, Indian national rupees to each SAARC members country depending on their 2 months import requirement। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वर्ल्ड बैंक की जो करेंसी है बास्केट वाली, जैसे यूरो हो गया, यूएस डॉलर्स हो गए, पाउंड्स हो गए, वो सब तो ये भारी करेंसी हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इन करेंसीज का यूज किया जाता है ना। तो इनके पास फॉरेक्स रिजर्व इतना है नहीं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज का इतना रिजर्व है नहीं, तो क्या करें? तो 2 महीने के लिए इंडिया ने इनकी हेल्प कर दी कि भाई आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब किताब सही रहे। इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व अब थोड़ा सा ठीक है ना, तो ये चीज थी। दिस विल नॉट एक्सीड $2 बिलियन से ज्यादा नहीं, मतलब ये जितना भी लाइन ऑफ क्रेडिट अपन उनको देंगे तो वो 2 बिलियन से ज्यादा नहीं है। तो ये ऐसी चीज हो गई कि भाई मेरे किसी दोस्त को आवश्यकता पड़ गई, मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे थे तो मैंने दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि सारे पैसे मैं तेरे को दे दूंगा, थोड़े से ही, है ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाऊंगा, बड़ी अच्छी बात। रिसेंटली यूनियन ने approved an amendment to the arrangement to incorporate standby swap amounting $400 million operated within a overall size of facility of 2 billion, है ना, तो 400 बिलियन का
अभी इसमें किया, तो यही चीज़ हेल्प करने का हिसाब किताब सही है। इंडिया क्या है, इन सब सार्क कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पैसा है इंडिया के पास में। तो कहते हैं कि लोग, इंडिया बिग ब्रदर्स एटीट्यूड दिखाता है, मतलब मैं ही सबसे सर्वे सरबार, मैं सबका काका, ऐसा नहीं, इसको नहीं करना है ना। इस तो फिर क्या है, इंडिया हेल्प करता है, करना भी चाहिए। आगे देखते हैं। एक सार्क डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया था 2010 के अंदर। किसके लिए? कि भाई सार्क रीजन के अंदर लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होनी चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए और पॉवर्टी एलिवेशन होनी चाहिए इस रीजन के अंदर। इसके लिए कितना पैसा? $1.5 बिलियन, और टोटल कैपिटल बेस ऑफ 500 मिलियन। ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी, और कैपिटल बेस शुरुआत में 500 मिलियन का। बड़ी अच्छी बात। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, एम कर रहे हैं कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे फ्यूचर में। उससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के उस तरह के लोन्स मिल जाएंगे, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह इनसे सब होते हैं, तो मिल बांट के अपने कर लेते हैं। अच्छी बात। रिसेंटली सार्क डेवलपमेंट फंड का पार्टनरशिप कॉन्क्लेव हुआ था टू रॉप टॉप इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, है ना। इनको सबको रॉप करने के लिए एसडीएफ का इनका कॉन्क्लेव हुआ था। भाई बात बात तो करने पड़ेगा ना बड़े बैंकों से, तो हिसाब किताब सही जम जाए। बड़ी अच्छी बात। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन को ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर्स हैज द बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द होल ग्रुप? एचडीआई इंडेक्स सबसे अच्छा किसका है? इंडिया पाकिस्तान का तो नहीं होएगा, है ना, तो काटो इसको। श्रीलंका ही है, श्रीलंका का सबसे बेस्ट है भाई, बहुत बार यूपीएससी पूछती है। और भूटान का भी नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो थोड़ा एक है ना सेंस बना ले, हर चीज तो अपन पढ़ेंगे नहीं ना, लेकिन लॉजिक से जा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में हिसाब किताब पाकिस्तान का और इंडिया का बड़ा गर्ग है, और भूटान का तो लोग ही बेचारे थोड़े से हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पे तो इतना कुछ है भी नहीं, इंडस्ट्रियलाइज्ड वगैरह का हिसाब किताब, और ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, फिर भी लोग वहाँ के सुखी रहते हैं, लेकिन ओवरऑल में करके सबसे बढ़िया हिसाब किताब श्रीलंका का है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट खाली पेज, उससे नेक्स्ट क्वाड। क्वाड ग्रुप क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जिसके अंदर 4 कंट्री हैं। एक तो है इंडिया, मुझे लिखने का बड़ा मन कर रहा है, और है ऑस्ट्रेलिया, फिर है जापान, और है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वाड ग्रुप हो गया। ये क्या चाहता है? फ्री एंड ओपन प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, ये इनका कॉमन गोल है, एम है। सीधी सी बात है, चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है। इंडिया हेल्ड ऑफिशियल टॉक्स ऑन द क्वाड एशिया पैसिफिक फॉर्मेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में ये सारे कंट्रीज तो हैं, लेकिन अलग से एक क्वाड का भी एशिया पैसिफिक फॉर्मेशन बना लिया। क्यों? ये चारों कंट्रीज है ना, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये ईस्ट एशिया समिट में भी है। तो इनका मेरे को लिटरली डिप्लोमेसी का समझ ही नहीं आता, कहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है, क्या ग्रुपिंग हो रही है, बड़ी गपशन वाली चीज चलती रहती है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वाड ग्रुप वाले 4 कंट्रीज हैं, इसको देख लो। तो ये तो एक तो हो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये है जापान, और ये अलास्का, और ये हो गया यूएस, है ना। बस ये मिल बांट के जिंदगी के मजे ले रहे हैं, हम भी लेंगे। जब हम बन जाएंगे ना आईएएस, तो अपन, आईएएस नहीं, फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो बस क्वाड ग्रुप की मीटिंग होल्ड करवाने का काम अपना ही होगा, डिप्लोमेसी खेलेंगे सब जगह जाके। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज रटने वाली चीज है, इसको भी देख लेते हैं। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ये क्या है? इट इज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर अफ्रीकन इंडियन रिलेशन। अफ्रीका और इंडिया के रिलेशन का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है इंडिया अफ्रीका समिट। बढ़िया। इट वॉज फर्स्ट such meeting between the heads of the state and government of India and 14 countries of Africa chosen by African Union। अफ्रीका के सारे देशों ने मिलकर अफ्रीकन यूनियन ने बनाया है, तो उसने बोला कि 14 कंट्री जाएंगे, इंडिया जाएंगे, और मिलके अपन डिस्कस करेंगे। बातें किसकी हुई? देखो सीधी सी बात है, खाने के दाम बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, पीस, सिक्योरिटी, इन सब का हिसाब किताब, प्रमोशन ऑफ गुड्स, गुड गवर्नेंस, इन फॉर आईसीटी, इन सब की बातें और इन सब का हिसाब किताब यहाँ पे डिस्कस किया गया। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो देखो करंट का और हिस्ट्री से लिंक करके यूपीएससी पूछती है। तो करंट अफेयर्स सुमित सर की क्लासेस रेगुलरली चली रही हैं, उनको भयंकर लेवल पे आपको फॉलो करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो इंडिया अफ्रीका समिट हेल्ड इन 2015 वाज थर्ड सच समिट, ये तो बिल्कुल सही चीज है। वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951। तो देखो लॉजिक से कैसे जाओगे, उस टाइम पे इंडिया का हिसाब किताब इतना सही नहीं था कि ऐसी ग्रुपिंग करे, है ना। तो ऑप्शन दो जहां जहां पे उसको पहले ही काटा था अपन ने, तो एक ही आएगा वैसे तो, ऑप्शन ए, है ना। तो ये करंट में रहता है, तो ये इजी क्वेश्चन मैं कंसीडर करूंगा। क्यों, ये चीज न्यूज में थी, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स ने और सभी टीचर्स वगैरह ने, सब ने उसको कवर किया था उस टाइम पे, और उससे ये वाला क्वेश्चन लोगों का सही हो गया था और होना भी चाहिए था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस का मतलब पूरे उसको कवर कर लिया, और पैसिफिक वाला, तो ये ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। लगभग सारे अपन ट्रेड एग्रीमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो क्या है, इट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। इनकी सबकी क्या करेंगे आप, लोकेशन कहाँ पे मार्क करेंगे, मैप में। अब देखो इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इतनी कॉमन कंट्रीज आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी मैपिंग तो तैयार हो ही जानी चाहिए, मैप तो रटे जाने चाहिए अब आपको, है कि नहीं। बड़ी अच्छी बात। इट मेजर्स टू लोअर बोथ नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। देखो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं ट्रेड में, ये हमको डब्ल्यूटीओ वाले इशू में इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया गया है। नहीं भी पढ़ाया गया है तो क्या, ऐसे समझ लो कि टैरिफ बैरियर क्या होता है, ज्यादा टैक्स लगा दिया तो टैरिफ बैरियर हो गया। या फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कर दो कि इसका रंग तो ऐसा ही होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा ही, तो बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं ना एक दूसरे कंट्री, वो नॉन टैरिफ बैरियर हो गए। तो दोनों चीजों को कम किया जाए, इसीलिए तो ये पार्टनरशिप की गई है, भाई ट्रेड करें तो सबको फायदा मिले, है कि नहीं। और इन्वेस्टर और स्टेट का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है ना, उसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए। क्या, हमने पैसा लगा दिया आपके यहाँ पे, अब आपको ड्यू क्रेडिट ड्यू बेनिफिट मिल नहीं रहा है, तो झगड़ा हो गया स्टेट के साथ में। जैसे लेट सपोज कोई एक कंपनी है, वॉलमार्ट आई, इंडिया में पैसा लगा दिया और सरकार का उससे हो गया झगड़ा, डिस्प्यूट निकाला, है ना। उन कंट्रीज का हिसाब किताब उस तरह से करेंगे। अगली चीज, बट यूएस विदड्रू फ्रॉम टीपीपी लीविंग द डील आइडल। टीपीपी पिक्चर में नहीं आ पाया, क्यों, बोला कि यूएस को जमा नहीं, अपने उनके रीजंस थे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था इसमें टीपीपी में 2016 में, न्यूज में थी चीजें, इसलिए पूछ लेते हैं। तो with the reference of trans-pacific partnership consider the following statement। क्या, it is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia। अब देखो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर। अब देखो ऑल द, और इट ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरे को। इट इज अ स्ट्रेटेजिकल अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है, तो काटो साले को, ऑप्शन बी कटा। अब देखो ए और डी वाला है, तो मैं पता है बार बार मैं आपको क्यों बोलता रह रहा हूँ, हर बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मैप देखो, मैप देखो, मैप देखो। साला यूपीएससी ऑप्शन इस तरह के बनाती है यार। इट इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज। देखो एक सेकंड, टीपीपी का नहीं है, अच्छा टीपीपी का मैप डाला ही नहीं मैंने इसमें। हाँ तो देखो पैसिफिक वाले कंट्रीज है ना ये सारे, लगभग सारे, कनाडा आ गया, चिली आ गया, जापान आ गया, मलेशिया आ गया, मैक्सिको। लेकिन इसके अंदर पैसिफिक वाले जो कंट्रीज हैं, पैसिफिक वाले ऑल द कंट्रीज तो नहीं आए। क्यों, पैसिफिक रिम कंट्रीज, हाँ तो पैसिफिक रिम कंट्रीज में साउथ कोरिया, कोरिया, तो देखो इंडोनेशिया, ये भी तो पैसिफिक रिम में आते हैं, है ना, और भी कंट्रीज हो गए, पर वो भी नहीं है इसमें। लेकिन आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ यूपीएससी कंसीडर्ड इसका ऑप्शन ए, है ना। अब मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कई वेबसाइट्स पे भी देखा और जगह भी देखा, तो उन्होंने ए को कंसीडर किया हुआ है। तो पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, तो वो चीज मुझे
ये भी इनकी भी समझ में नहीं आई। अच्छी बात, आगे चलते हैं। क्योंकि पैसिफिक रिम के अंदर इंडोनेशिया भी तो आता है ना उसका हिस्सा, पर पता नहीं इसको ये क्यों मान रहा था। मैं तो होता ना, मेरा अगर मानना होता तो मैं इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज लेके जाता यार। क्योंकि मैंने जागरण जोश और कई वेबसाइट देखी, मैं तो इसको ऑप्शन डी भी मानता। तो यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसा करके क्यों दिया है ना। चलो ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे थोड़ा सा आपको डील करवाना था कि इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो लोकेशन पे पूछती है और किस तरह की वो एजेंसी है, किस तरह का वो अलायंस है। तो देखो टुच्चे लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछती है यूपीएससी। यूपीएससी की उड़ान बहुत ऊंची नहीं है, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएगी, बस कवरेज उसका ज्यादा रहेगा, लेकिन अप्रोच लिमिटेड वहीं तक की रहेगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये क्या है? CPTPP या फिर TPP-11, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन कनाडा एंड 10 अदर कंट्रीज, जिसमें एशिया पैसिफिक की ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, ये सब आते हैं। इसने रिप्लेस किया है किसको? टीपीपी को। क्यों? टीपीपी तो पिक्चर में आ ही नहीं पाई, अमेरिकन साइन नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया? CPTPP कर दिया। CPTPP तो बोले ऐसा है, अमेरिका जाएगा हम बड़ा नाम कर देंगे, बच्चों को याद करने में मुश्किल हो जाएगा। It removed the provision that mandated the deal's final members must account for at least 85% of the combined gross domestic product of the original signatories। बड़ी अच्छी बात, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे देखते हैं। It also suspended 2 dozen provisions that the US had fought for but the other countries had been reluctant to include। तो देखो लड़ाई होती है किसी मुद्दे को लेके, और उस मुद्दे को सॉल्व कर लें तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब ये दिसंबर 2018 में फोर्स में आ गया था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, वियतनाम, सिंगापुर हैव सो फार रेटिफाइड द कंटेंट। मैं एकदम से आपसे पूछूं कि जापान कहाँ पड़ता है, आसपास कौन सा सी पड़ता है, बिल्कुल आपको याद आना चाहिए। क्यों? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप एटलस खोल के बैठे होंगे जब ये देख रहे हैं, और साथ में मार्क भी कर रहे होंगे, तो आसपास का हिसाब किताब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वो सारी बातों की एक बात, मैपिंग और इंटरनेशनल रिलेशन साथ साथ चलता है, और वो होना ही चाहिए। और अगर एग्जाम के अंदर आप लोग गलत करके आ गए ना, तो बहुत, मैं तो बता रहा हूँ, पिटाई हो जाएगी लिटरली। क्यों? सारी चीज़ों को इतनी डिटेल में करवा दी और फिर भी गलत हो तो गलत बात तो है ही वो। तो ऐसे करके बिल्कुल इसको सही से करना है। आगे चलते हैं। मेंबर कंट्रीज देख लो कि भाई साहब ट्रेड एग्रीमेंट है, लोकेशन सैन डियागो, चिली, 30 दिसंबर 2018 से मामला फिट हो गया। रेटिफिकेशन के बाद में 6 days आफ्टर रेटिफिकेशन 50% ऑफ द सिग्नेटरीज आफ्टर 6 सिग्नेटरीज हैज रेटिफाइड। 11 सिग्नेटरी हैं, बस ठीक है, 7 इसके पार्टी हो ही चुके हैं। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। क्यों? लैटिन अमेरिका के अंदर स्पेनिश चलती है और फ्रेंच भी चलती है, कॉलोनीज रहे हुए हैं, तो बढ़िया बात है। इंग्लिश तो चलती ही है, तो काम हो जाएगा इनका, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। TTIP, अब देखो पता नहीं कितने एग्रीमेंट करेंगे यार। देखो एक चीज देखी मैंने, अगर काम होना तो एक बात से हो जाता है और फिर चाहे 50 बात करते रहो। इट इज प्रपोज्ड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन EU एंड US, तो बस TTIP EU और US का है, ये याद रखना भाई। सीधी सी बात है, ट्रेड को प्रमोट करेंगे और मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, दोनों काम कर लेंगे। 3 ब्रॉड एरिया हैं क्या? एक तो मार्केट का एक्सेस, एक स्पेसिफिक रेगुलेशन, और बॉर्डर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोड ऑफ कोऑपरेशन, की कोऑपरेशन हम किस तरह से करेंगे। इन प्रिंसिपल्स के आधार पर इनका काम चलेगा, काम होएगा बढ़िया से। बड़ी अच्छी बात, होना भी चाहिए। पता इतना ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन है ये, इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं, इतनी ज्यादा टाइज इन्होंने की हुई है, फिर भी पूरी दुनिया लड़ रही है यार। मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब हो क्या रहा है ये। आगे देखते हैं। शायद लड़ रही है ना, इसीलिए इतना टाई कर रहे हैं, है ना। चलो, कॉमन क्रिटिसिज्म TTIP का क्या है?
contains reducing the regulatory barriers to trade for big businesses, things like food safety laws, environmental legislation, banking regulation, sovereign powers of individual nations, and more critically, and assault on European and US society by transnational corporation. भाई सीधी सी बात है, आप बिजनेस तो करो, लेकिन एनवायरनमेंट का, फूड सेफ्टी का प्रोटेक्शन कब होएगा? जब स्ट्रिंजेंट लो, दमदार लो बनाओगे, हिसाब किताब सही रहेगा तब। ऐसे तो काम चलेगा नहीं वरना, है ना? तो वो चीज़ का हिसाब किताब ये रख नहीं रहे हैं, तो पंगा फंसे, है ना? तो वो होना चाहिए। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप बहुत मेहनत करते रहेंगे, फोड़ू तरीके से करते रहो। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।